हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डील करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस थ्योरी हैं, सारे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, सारे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी किसको कहा जाता है। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? विज्ञान। तो यही हमको यह समझ जाना है कि मनोविज्ञान जो है विज्ञान का एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की अलग अलग क्रियाओं, प्रभाव तथा उनकी अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक यानी एक्सप्लेन करके स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्या हुआ? ये शॉर्ट डिफिनेशन यानी शॉर्ट परिभाषा हुआ किसका? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या होता है। तो दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी सिस्टमेटिकली, कैसा यानी सिस्टमेटिकली परीक्षणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर, यहाँ प्राणी जो वर्ड यूज किया जा रहा है, तो प्राणी के अंतर्गत मानव भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक यानी मानसिक वर्ग हो गया यानी मानसिक कार्य, और दैहिक यानी शारीरिक क्रिया जो होता है यानी शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण के घटनाओं के साथ जोड़कर उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राणी के साथ होने वाले, प्राणी जो ये करता है मानसिक क्रिया और दैहिक क्रिया यानी शारीरिक क्रिया करता है, तो उसका जो संबंध किसके साथ जोड़कर? वातावरण की घटनाओं के साथ जोड़कर उसका स्टडी कराता है, अध्ययन कराता है। किसको? कौन? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस परीक्षा में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, यानी इस दृष्टि से, इस एंगल से क्या कहा गया है? मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को। ठीक है, तो व्यवहार में जो होता है, व्यवहार में क्या क्या शामिल है? व्यवहार में पशु हो गया, मानव का व्यवहार हो गया तथा पशु व्यवहार दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे कि यहाँ प्राणी वर्ड यूज किए, तो प्राणी के वर्ड के अंतर्गत मानव भी आ गया, जीव जंतु भी आ गया। तो व्यवहार में भी क्या हो जाएंगे? व्यवहार में मानव व्यवहार भी आ जाएंगे और पशु का व्यवहार भी आ जाएंगे, दोनों सम्मिलित होते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया कि प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रिया। तो मानसिक प्रक्रिया क्या क्या है? जैसे कि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो आते हैं संवेदन यानी सेंसेशन, अवधान यानी अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, इसी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में अवधान कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, और सीखना यानी लर्निंग, स्मृति यानी याद करना, चिंतन यानी वोरी, ये सब जो है क्या है? मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, ये सब क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मानसिक प्रक्रिया आपको पूछ देगा कि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, संवेदन, ये सब क्या है? मानसिक प्रक्रिया। तो साइकोलॉजी जो है मेन क्या है? साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राणी जो काम करता है, मानसिक काम या फिर शारीरिक कार्य या फिर मानसिक कार्य करता है, तो उसका संबंध वातावरण की घटनाओं के साथ जोड़कर स्टडी कराता है, अध्ययन कराता है, उसी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आप समझ गए होंगे साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसे मानस शास्त्र भी कहा जाता है यानी साइकोलॉजी को। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? मानस शास्त्र। वहां और भी कुछ कर देगा तो लास्ट आपको आंसर क्या देना है? मानस शास्त्र कहा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो हम लोग पहले ये जज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय में, तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, मनोवैज्ञानिक गुण यानी जो होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होता है मनोवैज्ञानिक गुण, और उनके मूल्यांकन विधि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत, सर्जनात्मक के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। सर्जनात्मक क्या होता है? बुद्धि क्या होता है? बुद्धि के क्या सिद्धांत होते हैं? मनोवैज्ञानिक जो गुण होता है उसको कैसे मूल्यांकन किया जाता है, ये सब हम लोग ब्रीफली यानी स्टडी करेंगे, यानी एक्सप्लेन करके हम लोग स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता में। ठीक है, ये आपका परिचय था। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जैसे कि गाल्टन के समय से, ये गाल्टन कौन है भाई? ये गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक है जो मनोविज्ञान का स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो गाल्टन के समय से ही यानी गाल्टन के टाइम से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा। यानी आधुनिक मनोविज्ञान जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं, ये क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान है। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता जो है यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, यानी गाल्टन के टाइम से ही ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता आधुनिक मनोविज्ञान का एक मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। यानी आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में काफी स्टडी किया जाता है, यानी बड़े क्षेत्र में इसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंस
डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का जो अर्थ होता है मानव के बीच मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर। यानी व्यक्ति में जो कोई अगर समाज में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसका मेंटलिटी अलग होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सब आदमी एक ही जैसा सोचेगा। उसका शारीरिक क्रिया भी अलग होगा, ऐसा नहीं कि सब इसका शारीरिक क्रिया कोई बड़ा काम करता है कोई छोटा काम करता है। ये जो है एक तरह से किसी का शारीरिक जो होता है, किसी का शरीर मजबूत होता है तो वो ज्यादा मतलब लोड उठाने वाला काम करता है, जैसे कि मजदूर लोग हो गया। तो मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक का मतलब ये हो गया कि कोई मतलब कोई अलग त्यौहार मनाता है, कोई अलग दूसरा त्यौहार मनाता है, कोई दूसरा संस्कृति को मानता है, कोई तीसरा संस्कृति को मानता है। तथा सामाजिक अंतर यानी समाज में रहने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी है कि हर एक व्यक्ति यानी समाज में जो हर एक व्यक्ति है एक ही प्रकार के घर में रह रहे हैं, यानी उनका जो जीवन स्तर है एक ही है। यानी सामाजिक अंतर यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता है यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, जो ये व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही होता है कि मानव के बीच यानी आदमियों के बीच मानसिक, शारीरिक, मानसिक यानी मेंटलिटी और फिजिकली, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अंतर से है। ठीक है, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। और ये व्यक्तिगत भिन्नता कब से यानी गाल्टन के समय से ही आधुनिक मनोविज्ञान का एक मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। ठीक है, आगे हम समझेंगे स्थितिवाद। ठीक है, स्थितिवाद परिचय में हम लोग समझ लिए। उसके बाद स्थितिवाद क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता हम लोग समझ लिए। स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म। सिचुएशन का मतलब तो आप समझते हैं, सिचुएशन का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी सिचुएशन। देखिए, आपको बोलते हैं अक्सर वर्ड यूज किया जाता है कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसा हालात है कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो बैड सिचुएशन होगा। तो सिचुएशनिज्म को स्थितिवाद कहते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो साइकोलॉजी का स्टडी करता है। मनोविज्ञान कौन होता है? मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं? जो मनोविज्ञान का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कुछ मनोविज्ञानों का कहना है कि हमारे व्यवहार, जो हम जो चलने फिरने का जो हमारा तरीका है यानी हमारे व्यवहार, जैसे हर एक व्यक्ति का व्यवहार, हम अपने बारे में बात करें या फिर आप अपने बारे में बात कीजिए, तो हमारे व्यवहार यानी हमारा चाल चलन, हमारा तरीका व्यक्तिगत विशेषक क्या होता है भाई? यानी व्यक्तिगत गुण, यानी व्यक्ति का गुण जो होता है, व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को कहते हैं व्यक्तिगत विशेषक। तो हमारे व्यवहार व्यक्तिगत विशेषक से प्रभावित होता है। यानी हमारा जो चलने का तरीका है, हमारा जो फिर एक तरह से समाज में रहने का तरीका है, तो ये जो हमारे प्रभावित होता है, ये जो अफेक्टेड होता है, ये किससे अफेक्टेड होता है? व्यक्तिगत विशेषक यानी व्यक्ति का गुण से अफेक्टेड होता है। अगर व्यक्ति का गुण से कैसे? दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा रास्ता में चल रहा है तो उसी को देख करके हम दूसरा उसी का रास्ता में चलेंगे, या फिर कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है उसके अंतर्गत अगर अच्छा गुण है तो वही गुण को हम फॉलो करेंगे, तो उसका तो हम पर प्रभाव पड़ा ना, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो वही तो बात यहाँ कही जा रही है कि कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हमारे व्यवहार, हमारे जो चलने का व्यवहार है, तो व्यक्तिगत विशेषक यानी व्यक्ति का गुण से प्रभावित होता है। किसी दूसरे का व्यक्ति किसे हम लोग सीख लेते हैं कि वो अगर ऐसा अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे। तो ये इसी जो है ये मतलब कोई वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा जो चाल चलन है उसी से अफेक्टेड होता है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं यानी दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तो एक नहीं है, हजारों मनोवैज्ञानिक है जो मनोवैज्ञानिक का स्टडी करते हैं, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञानों का सोच है यानी कहना है कि हमारे व्यवहार यानी हमारा जो चाल चलन का जो तरीका है यानी वर्तमान में उपस्थित कारक यानी वर्तमान में उपस्थित कारक से होता है। ये दूसरा मत स्थितिवाद कहलाता है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक तरफ ये जो साइकोलॉजी है यानी साइकोलॉजिस्ट है, कुछ मनोवैज्ञानिक कर रहा है कि हमारे व्यवहार जो है विशेषक व्यक्तिगत विशेषक से प्रभावित होता है, जबकि दूसरे तरफ मनोवैज्ञानिक यानी दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार जो है वर्तमान में उपस्थित कारक यानी वर्तमान में हमारे पास क्या है, वर्तमान में हम कैसा स्थिति में है, कैसा हालत में है, तो उस पर डिपेंड करता है, उससे प्रभावित होता है। यही जो दूसरा मनोविज्ञान जो कह रहा है ना, ये दूसरा वाला मनोविज्ञान की जो सोच है इसी को कहते हैं स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म। ठीक है, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आया, फिर हम दूसरे शब्द में हमको इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए अर्थात स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म के अंतर्गत यह मान्यता है कि किसी मानव का व्यवहार वर्तमान हालात या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। जैसे कि वर्तमान हालात क्या हो गया, यानी हमारे सामने अगर जो हालात है, हमारे सामने अगर कोई अच्छा हालात है तो हम अच्छा बर्ताव करेंगे, अगर हमारे सामने बुरा हालात है तो हम एक तरह से बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, हम एक तरह से सही तरीके से चलने का प्रयास करेंगे और सोच समझ करके कदम उठाएंगे। तो हमारा जो इफेक्टेड है, ये जो कदम उठाना हमारा क्या है, व्यवहार है, हमारा चाल चलन है। तो ये जो व्यवहार किससे इफेक्टेड हुआ, वर्तमान हालात से यानी वर्तमान फैक्टर यानी वर्तमान कारक से, मतलब क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ। ये इसी को क्या कहेंगे, इस सिचुएशन यानी स्थितिवाद कहते हैं। ये जो पहला वैज्ञानिक कह रहा है, पहला वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारे व्यवहार जो है वो व्यक्तिगत विशेषक से प्रभावित होता है। ये पहला वैज्ञानिक को नहीं, यानी जो ये लोग ये कहना जो है, ये कहना को नहीं कहते स्थितिवाद। ये दूसरे जो कहते हैं यानी दूसरे मनोवैज्ञानिक का जो सोच है कि हमारे व्यवहार जो है वर्तमान कारक से प्रभावित होता है, इसी को कहते हैं क्या, स्थितिवाद यानी सिचुएशन। अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में तो आप ये कम से कम लिख पाएंगे कि स्थितिवाद के अंतर्गत
यह मान्यता है कि किसी मानव का व्यवहार वर्तमान हालात और वर्तमान दशाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है, जैसे एक व्यक्ति अपने घर में गुस्से की स्थिति में रहता है, अपना घर में कुछ अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो वहां गुस्सा करेंगे, लेकिन वह अपने अगर ऑफिस बॉस के सामने होगा तो वहां बहुत कूल होगा, काफी विनम्र होगा। यही क्या है, व्यक्तिगत क्या है, स्थितिवाद है, यानी यही क्या है, व्यक्ति का स्थितिवाद है। यहाँ क्यों विनम्र है भाई, वहां उसके सामने बॉस का ऑफिस है, वहां कुछ करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा स्थिति है, ऐसा कारक है, यानी वर्तमान में उसके सामने ऐसा कारक है कि वो वहां क्या हो गया, विनम्र हो गया। तो ये कारक उस पर इफेक्ट किया ना, वहां विनम्र हो गया। ये विनम्र होना ही तो उसका व्यवहार है, तो ये विनम्र होना ही उसका क्या है, व्यवहार है। तो वहां क्या, बॉस के सामने वो विनम्र हो गया। बॉस क्या है, एक ऐसा वर्तमान कारक है जिसको मतलब वहां क्या किया, व्यक्ति को वहां विनम्र करा दिया। लेकिन वही व्यक्ति वहां घर में जो है गुस्से की स्थिति में, ठीक है, तो वहां क्या करता है, व्यक्ति जो किसके मतलब अनुरूप जो है अपना व्यवहार को चेंज किया। वहां जो वर्तमान हालात है, यानी वर्तमान में उसके सामने बॉस है, तो वर्तमान हालात के अनुरूप हुआ उसका जो व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ। इसी को क्या कहते हैं, स्थितिवाद यानी सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप रिपीट करके समझ सकते, वीडियो को रिमूव करके एक तरह से प्लेलिस्ट एक थोड़ा सा पीछे जाकर के समझ सकते हैं। ठीक है, यानी स्थितिवाद सिचुएशनिज्म समझ गए होंगे। आगे हम समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र। आपको ये काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के कितने क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्रों का वर्णन करें, या फिर मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्रों का वर्णन करें। जब भी यह क्वेश्चन पूछा गया तो 5 नंबर का पूछा गया, कम नंबर का नहीं, 5 नंबर का पूछा गया। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के जो क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है। पहला जो क्षेत्र है अभिक्षमता, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है आपका व्यक्तिगत, और चौथा है वैल्यू, और लास्ट में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पांचों आपको याद रखना है। किसी भी हाल में आपको किसी भी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के जो 5 क्षेत्र होते हैं, पहला क्षेत्र अभिक्षमता होते हैं, उसके बाद दूसरा क्षेत्र अभिरुचि होते हैं, उसके बाद जो व्यक्तिगत, मूल्य और बुद्धि। तो चलिए पहला को हम स्टडी करते हैं। पहला जो होता है अभिक्षमता, किसको कहते हैं, अभिक्षमता को एप्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एप्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की वह क्षमता, योग्यता या फिर रुझान जिसकी मदद से वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। यानी व्यक्ति के अंतर्गत वैसा पावर, वैसा शक्ति, वैसा मतलब जो एक तरह से क्षमता, योग्यता, एबिलिटी जिसके मदद से, जिसका हेल्प से वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में अपना कामयाबी हासिल कर सकता है, अर्थात या सफलता हासिल कर सकता है, या फिर सफलता हासिल करने के लिए जरूरी होता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है कि अभिक्षमता को एग्जाम्पल नहीं है, अभिक्षमता को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है आपके अंदर तो अभिक्षमता होगा, कम होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंतर्गत अभिक्षमता पाया जाता है। ठीक है, एप्टीट्यूड पाया जाता है। ठीक है, तो अभिक्षमता को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप शिक्षा लेंगे, आप पढ़ा लिखा बनेंगे, आप तरह से मतलब अच्छे तरह से प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आप क्या, आपके अंदर जो आएगा क्षमता आएगा, योग्यता आएगा, वह क्षमता और योग्यता के बल पर आप क्या करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, आप वहां जाकर के कामयाब हो जाएंगे। शिक्षा अगर करेंगे, अच्छा तरह से स्टडी करेंगे तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, या फिर अच्छा तरह से ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये क्या है, मतलब अभिक्षमता, यहाँ ट्रेनिंग लेकर के, शिक्षा लेकर के क्या किया, आप अभिक्षमता को बढ़ाए, यानी अपने अंदर की एबिलिटी यानी क्षमता को बढ़ाए, और क्षमता को बढ़ा करके अपना कामयाबी हासिल किया, अपना सफलता को हासिल किया। ठीक है, यही होता है अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। तो मनोवैज्ञानिक गुणों में पहला गुण अभिक्षमता, एप्टीट्यूड हम लोग समझ लिए। आगे हम समझेंगे अभिरुचि ने इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट तो आप समझते हैं, लेकिन आपको अभिरुचि बोल दिया जाता है तो आप फिर एक तरह से अनजान बन जाते हैं। देखिए इंटरेस्ट तो अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को ही साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है, अभिरुचि कहा जाता है। यह भी मनोवैज्ञानिक गुणों में एक पहला गुण है। तो अभिक्षमता पहले, दूसरा गुण में भी यह आता है अभिरुचि। ठीक है, तो अभिरुचि जो होता है, अभिरुचि से पता चलता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई आदमी किसी काम को कितना तन मन लगा करके करता है। किसी काम में अगर आप ज्यादा रुचि लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो आप ज्यादा तन और मन लगा करके वो काम करेंगे। या फिर कोई काम अगर कोई व्यक्ति अगर कम तन मन लगा करके कर रहा है, या फिर मतलब उस काम पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वहां क्या समझा जाएगा कि यह व्यक्ति को इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, अभिरुचि नहीं है। तो अभिरुचि यानी इंटरेस्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में एक मनोवैज्ञानिक गुणों का 5 गुणों में एक पहला 5 गुणों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यह समझाने के लिए लिया जा रहा है कि जैसे मजदूर का वेतन बढ़ाने पर काम में अभिरुचि बढ़ता है। जैसे कि जाहिर सी बात है, जब आप मजदूर का वेतन बढ़ा देंगे, मजदूरी यानी मजदूर का जो वेतन होता है, मजदूरी अगर बढ़ा देंगे तो वह मजदूर
बेचारे जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना काम में इंटरेस्ट लेंगे, अपना काम को अभिरुचि के साथ करेंगे, क्योंकि उनका वेतन बढ़ गया और वो तन और मन लगा करके काम करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इसी को कहता है, अभिरुचि इसी को करता है। यानी अपने आप को किसी काम में क्या कितना वरीयता देते हैं, अपने आप को किसी काम में कितना लगा करके रखते हैं, अपने आप को किसी काम में कितना टाइम देते हैं, या फिर एक तरह से कितना वो काम को आप वैल्यू देते हैं, कितना वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू भी दूसरा वैल्यू जो है वैल्यू फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अपने आप को किसी काम में कितना वरीयता देते हैं, अपने काम आपको किसी काम में कितना बिजी रखते हैं, यही होता है इंटरेस्ट। अगर आप वो काम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ज्यादा वो काम को करेंगे, अगर कम इंटरेस्ट है तो हल्का करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये क्या कहता है, इंटरेस्ट यानी अभिरुचि कहता है। ठीक है, तो दूसरा गुण हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग तीसरा गुण समझते हैं, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी तो आप समझ जाते हैं, जब आप पर्सनालिटी की बात की जाती है तो पर्सनालिटी आप खूब अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन वहीं अगर व्यक्तित्व बोला जाए तो आपको कम समझ में आएगा कि व्यक्तित्व वर्ड जो है ये कहां से टपक गया। ठीक है, तो पर्सनालिटी को ही मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ये क्या होता है, यानी ये भी एक मनोविज्ञान में क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण है, 5 गुणों में से एक गुण है। तो व्यक्तित्व जो होता है ये व्यक्ति का वह गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होता है, यानी वह प्रॉपर्टी होता है जो उसे किसी दूसरे व्यक्तियों से भिन्न करता है। यानी पर्सनालिटी बोला जाता है ना कि आपका पर्सनालिटी ही कुछ अलग है, यानी उन व्यक्ति का वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है, उसका पर्सनालिटी ही कुछ अलग है। ठीक है, यानी कुछ अलग है। तो ये पर्सनालिटी का मतलब एक ऐसा मतलब है, यानी पर्सनालिटी एक ऐसा गुण होता है व्यक्ति के अंतर्गत जो किसी मतलब जो उसे किसी दूसरे व्यक्तियों से अलग कराता, भिन्न कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति के अंतर्गत विनम्र भाव होता है। ठीक है, वो मतलब पूरा कूल रहते हैं, जैसा भी हालात आ जाए, जैसा भी उसके सामने व्यवहार हो जाए, कोई उसको मार भी दे, वो मतलब कोई भी उसके साथ कुछ भी बोल दे तो वो क्या रहते, विनम्र भाव से होता है। तो कोई व्यक्ति गुस्सा तथा चिड़चिड़ा मिजाज का होता है। सही बात है, पहला व्यक्ति क्या है, विनम्र भाव का, दूसरा जो व्यक्ति चिड़चिड़ा और चिड़चिड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ा मिजाज का। यहाँ विनम्र तथा चिड़चिड़ा मिजाज दोनों ऐसे गुण हैं, यानी दोनों ऐसा गुण है, प्रॉपर्टी है जो दोनों व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न कराता है। अगर आप वहां जाएंगे, दोनों व्यक्ति को अगर यहाँ खड़ा कर देंगे, दोनों व्यक्ति को क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति के अंतर्गत जो है गुस्सा है। ठीक है, एक व्यक्ति के अंतर्गत खूब गुस्सा भरा हुआ और एक व्यक्ति के अंतर्गत गुस्सा नहीं है। तो ये दोनों गुण है ना, गुस्सा और विनम्र क्या है, दोनों गुण है। तो यही दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से भिन्न कराता है। कोई व्यक्ति जाकर के, तीसरा व्यक्ति जाएगा, वहां खड़ा होगा कि भाई कौन विनम्र व्यक्ति है, तो वहां कहेगा कि नहीं हम विनम्र है, हमको गुस्सा गुस्सा नहीं आता। तो कह लगे यही विनम्र क्या किया, इससे इसको अलग कर दिया, यानी भिन्न कर दिया। यानी यह क्या करता है, ये दोनों जो गुण है क्या करता है, ये दोनों व्यक्ति को आपस में एक दूसरे से भिन्न कराती है, यानी अलग दिखाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी आप समझ गए होंगे, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। तो तीसरा गुण हम लोग समझ लिए, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में 5 गुण पढ़ेंगे, तीसरा गुण तक हम लोग समझ लिए। आगे हम समझेंगे वैल्यू यानी मूल्य क्या होता है। देखिए मूल्य जो होता है, मूल्य जो हम लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र में भी पढ़े हैं, ये वर्ड जो आया था मूल्य अर्थशास्त्र में भी आया था, इकोनॉमिक्स में भी आया था। लेकिन मूल्य अगर साइकोलॉजी में बात की जाए, इसका अगर यानी मनोविज्ञान में बात की जाए तो मूल्य यानी वैल्यू का मतलब कुछ अलग ही होता है। क्या होता है अलग, वही समझते हैं। देखिए ये जो मूल्य होता है ये परमानेंट यानी अस्थाई, ये एक क्या है, अस्थाई विश्वास होता है, यानी परमानेंट विश्वास होता है। जिस व्यक्ति पर ज्यादा समय तक अस्थाई विश्वास किया जाता है या फिर किया जा सकता है, उसका मूल्य भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो मूल्य जो होता है, मूल्य आप समझ गए होंगे। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जब तक एग्जांपल नहीं तब तक सेटिस्फाई नहीं। ठीक है, जैसे कि राम का करीम, यानी जैसे कि राम का करीम पर अस्थाई विश्वास ज्यादा है। राम जो है करीम पर अस्थाई विश्वास खूब है, यानी बहुत समय से पहले उस पर विश्वास कर रहा है, हर एक काम पर उस पर विश्वास कर रहा है। करीम जो बोलता है उसी को मान लेता राम। ठीक है, तो करीम पर अस्थाई विश्वास ज्यादा है, क्योंकि राम अपने अनुपस्थिति में, अपने एब्सेंटी में जब वो नहीं रहता है तो अपने घर का सारा काम का जिम्मेदारी करीम को दे देता है। तो इस स्थिति में करीम का वैल्यू राम के सामने ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि उसका अस्थाई विश्वास ज्यादा है। तो राम के सामने करीम का वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका अस्थाई विश्वास ज्यादा है। क्यों अस्थाई विश्वास ज्यादा है, क्योंकि वो जो घर में अनुपस्थित रहते तो वो सारा काम अपना जिम्मेदारी जो होता है वो करीम को देते हैं। तो करीम जो है, करीम का वैल्यू जो है, जो उसका मूल्य है राम के सामने बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। यानी एक परमानेंट विश्वास होता है। कोई कहता नहीं कि अगर आप विश्वास तोड़ देंगे तो आपका वैल्यू गिर जाएगा। अगर आप किसी सामने का, किसी आदमी का अगर विश्वास तोड़ देंगे, अगर आपके सामने, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई अगर दोस्त है, अगर आपका अस्थाई विश्वास को तोड़ दे या फिर उसके सामने बहुत दिन से दोस्ती में है या फिर फ्रेंडशिप में है, अगर आपको कोई बहुत बड़ा एक तरह से कोई काम में आपको एक तरह से बहुत बड़ा झटका देते, वहां क्या होगा कि आपका अस्थाई विश्वास टूट जाएगा। यानी बहुत पहले से आप परमानेंट है उस पर विश्वास करते थे, वहां आपका उस पर अस्थाई विश्वास टूट जाएगा। तो वहां क्या होगा कि उस व्यक्ति का आपके सामने क्या होगा, वैल्यू गिर जाएगा, मूल्य गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा गुण समझ लिया। आगे हम समझेंगे बुद्धि। अब बुद्धि, चलिए बुद्धि इंटेलिजेंस बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, बुद्धि जो है काफी सिंपल वर्ड है। देखिए बुद्धि क्या है, ये एक ऐसा पावर है, यानी मनुष्य के दिमाग के अंतर्गत, मनुष्य के ब्रेन के अंतर्गत एक ऐसा पावर है, या फिर वह मानसिक शक्ति, यानी वह मेंटलिटी
पावर जिसकी सहायता से, जिसका मदद से, जिसका हेल्प से मानव अपनी जीवन में हर चुनौतियों का सामना अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी मतलब चैलेंजेस आए, जो भी मतलब उसके सामने मुसीबत आए, उसका सामना अच्छे तरीके से करता है। यानी यही है बुद्धि। अगर जिस व्यक्ति का ज्यादा होगा तो उसके सामने जो भी बड़ा प्रॉब्लम आए, कोई भी पहाड़ टूट के गिर जाए तो वो एक तरह से सही रास्ता को अपनाएगा और सही रास्ते से चलने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ज्यादा होगा उसका काम भी सुव्यवस्थित और अच्छा तरीका से करने का तरीका उसको मालूम होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से करता है तथा सामने अच्छे तरीके से करता है तथा हर काम को प्रभावी ढंग से करता है। जो भी काम करेगा ऐसा नहीं कि छोटा सा किया, हल्का सा किया फिर छोड़ दिया, यानी प्रभावी तरीके से इफेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ ये काम किया है। ठीक है, यानी हर काम को प्रभावी तरीके से करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होती है उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं प्रभावी और सुव्यवस्थित होती है। यानी जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ज्यादा होगा तो वह जितने भी काम करेंगे वो सारे काम को क्या करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, यानी अरेंजमेंट करके करेंगे। यानी ये नहीं कि बीच वाला काम छोड़ करके तब चौथा वाला काम कर दिया, चौथा वाला काम छोड़ करके छठा वाला काम कर दिया। वो क्या करेंगे, सुव्यवस्थित, यानी एक तरह से अरेंज बाय अरेंज, यानी स्टेप बाय स्टेप वो काम को करेंगे। जिस व्यक्ति के पास क्या होगा, बुद्धि ज्यादा होगा, यानी उसकी मानसिक और जो होंगे मेंटलिटी जो वर्क होंगे वो क्या होंगे, काफी प्रभावी होंगे, यानी एक तरह से अफेक्टेड होंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो काम कर रहा है काफी अच्छा काम कर रहा है, यानी इसके जो काम है काफी तारीफ के काबिल है, यानी इसकी तारीफ करने वाला काम है, इसकी तारीफ की यानी एक तरह से प्रशंसा करने वाला काम है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ज्यादा तो वो उसका काम क्या होगा, अच्छा काम होगा, अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे, अच्छे तरीके से वो काम को संपन्न करेंगे। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेखीय या एक विमीय नहीं होते। रेखीय या फिर एक विमीय, विमा का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। विमा जैसे कि कोई वस्तु है, लंबाई चौड़ाई में है तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, अगर लंबाई सिर्फ है तो 1 डायमेंशनल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई दोनों है, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो वो क्या हो जाएंगे, द्विविमीय हो जाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय या एक विमीय नहीं होते बल्कि ये जटिल होते हैं। क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं तथा उन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह गुण क्या है, सामान्यतः बहुविमात्मक, यानी ये जो गुण होते हैं मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, सामान्यतः बहुविमात्मक, यानी एक विमा नहीं, यानी एक से अधिक विमा होती है, या फिर बहुपक्षीय होते हैं। इसके जो पक्ष हैं, यानी मनोवैज्ञानिक गुण के जो पक्ष हैं एक पक्ष नहीं होते हैं, इसके 2 से 3 से 4 से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा पक्ष होते हैं, उसी कहते हैं बहुपक्षीय। ठीक है, तो ये जो 5 गुण पड़े, ये 5 गुण को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 गुण, अभिक्षमता, अभिरुचि, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, वैल्यू और बुद्धि। ये किसी भी हाल में आपको पूछ देगा। ठीक है, अगर आपको 5 गुण को वर्णन करने के लिए नहीं कहेगा ना तो आपको पूछ देगा कि मूल्य को परिभाषित कीजिए, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, या फिर व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, या फिर अभिरुचि किसको को कहा जाता है, या फिर अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। अगर अभिक्षमता आपको पूछा जाए तो 2 नंबर 3 नंबर का आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, यानी सब चीज को, यानी यहाँ हम लोग यहाँ आपको वही सिर्फ पीडीएफ बना के पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे को स्टडी करेंगे, सारे को नोट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन क्या है। हम लोग क्या पढ़े, मनोवैज्ञानिक गुण पढ़ लिए। मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत जो होता है 5 गुण आए, तो 5 गुण को हम लोग स्टडी किए। तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, देखिए मनोवैज्ञानिक गुण किसी व्यक्ति का अंतर्गत काफी ज्यादा बुद्धि होता है, वो कैसे पता चलता है, तो यही जो है इसी को मापना, इसी को एक तरह से जानना क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला जो चरण होता है, यानी फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन, यानी उसका मूल्यांकन करना। यानी ऐसे आप कैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धि वाला है, ज्यादा कम बुद्धि वाला है, कोई व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी ज्यादा है, किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी कम है, ये आप कैसे मान लीजिएगा, नहीं तब तक आप नहीं मान सकते जब तक आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। यानी किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का जो पहला स्टेप है, यानी फर्स्ट जो चरण है वो क्या है, उसका मूल्यांकन करना। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है, यानी तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन की जाती है। ठीक है, तब तक आप किसी व्यक्ति को पर्सनैलिटी से ज्यादा नहीं कर सकते, जब तक उसका मापन नहीं किया जा सके तब तक उसका मतलब गुण को आप माप नहीं सकते, तब तक उसको नहीं कह सकते कि आप ज्यादा बुद्धि वाले हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, चलिए मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन जो होता है वह कई विधि से होता है, बहुत सारा विधि है, तो बहुत सारा विधि है। तो चलिए स्टडी करते हैं सबसे जो मेन विधि है, यानी जो काफी जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रभावी होता है, जो स्टडी जो पूछा जाता है जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में, चलिए वो हम स्टडी करते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू तो आप समझते हैं, साक्षात्कार का कोई व्यक्ति कितना बुद्धि वाला है, कितना मतलब वो एक तरह से मनोविज्ञान के अंतर्गत मतलब वो कितना आगे जाएगा, या फिर उसके अंतर्गत कितने गुण पाए जाते हैं, तो वो गुण को मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे पहला जो विधि है वो क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, पहला
पहला विधि या फिर दूसरा विधि है चलेगा, मतलब जो है जो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार भी एक बेस्ट विधि है यानी मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन करने में, ठीक है। तो इंटरव्यू, तो यह मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन की एक ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसमें परीक्षण करता है यानी जो परीक्षण करता होते हैं, परीक्षण करता व्यक्ति से बातचीत करके सूचना प्राप्त करता तथा उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करता है, ठीक है। यानी जो परीक्षण करता होते हैं, जो भी इंटरव्यू लेते हैं, जो भी उसके सामने बैठा हुआ रहता है, उससे सूचना प्राप्त करके उससे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उससे बातचीत करके सूचना यानी मैसेज प्राप्त करते हैं कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आपका एज क्या है, आपको सब वहां सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, तथा उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करता है। या वो इंटरव्यू के माध्यम से, वो मतलब साक्षात्कार के माध्यम से ये मतलब जज किया जाता है कि ये सामने जो व्यक्ति, जो बैठा व्यक्ति, इससे बातचीत किए तो ये जो सूचना दिया, इससे जो सूचना प्राप्त हुआ, तो इस सूचना के अंतर्गत, इस सूचना के आधार पर इसका मनोवैज्ञानिक गुण कितना होगा, ये मतलब ऐसे करके इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। ये पहला विधि साक्षात्कार इंटरव्यू हम लोग पढ़े। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया जाए, जैसे एक कोई जो होता है, एक कोई नियोक्ता, क्या होता है नियोक्ता का मतलब होता है नियुक्ति करने वाला। कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से करता है। कोई अगर ऑफिस में जाएंगे, कोई अगर कंपनी में जाएंगे तो वहां पर इंटरव्यू लेगा, साक्षात्कार लेगा, तो वह इंटरव्यू के माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, वह मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर आपका कोई पूछ दिया जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से आपका क्या लिया गया, आपको क्या किया गया या फिर आपका क्या मापा गया, तो वहां क्या बोलिएगा आप कि मेरा मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया गया। क्या किया गया, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया गया साक्षात्कार के माध्यम से, नहीं इंटरव्यू के माध्यम से। पहला विधि हम लोग पढ़ लिया मूल्यांकन का पहला विधि। दूसरा विधि हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा विधि क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है कि यह व्यक्ति के स्वभाव के वस्तुनिष्ठ यानी स्वभाव के वस्तुनिष्ठ और मानक क्या है, माप है। क्या है, मानक माप है। बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तिगत अभिरुचि तथा मूल्य की विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विकसित किए जा चुके हैं, ठीक है। ये जो दूसरा विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट आपको ये जो है ये भी एक विधि है, ये भी एक प्रोसेस है, मेथड है। क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। किसका मूल्यांकन करने के लिए, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। दूसरा विधि हम लोग पढ़िए। तीसरा विधि हम लोग पढ़ते हैं आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट। आत्म प्रतिवेदन यहाँ क्या लगा हुआ, सेल्फ यानी खुद, यानी यह विधि एक ऐसा विधि है, यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति खुद यानी अपने आप स्वयं अपने विश्वासों, विचारों तथा मतों आदि के बारे में जानकारी देता है कि हम ये चीज में विश्वास करते हैं, ये चीज मेरा ये विचार है, इस चीज को लेकर के मेरा ये थिंकिंग है, ये मेरा मत है। अगर आपको ये मतलब कोई ऑप्शन रखा जाता है तो वहां ऑप्शन को ये मेरा मत है, ये ऑप्शन को हम चूज करते हैं। ये सब क्या है कि अपने आप खुद यानी खुद क्या करते हैं, अपने विश्वास, विचार और मतों के बारे में जानकारी देते हैं उसके सामने जो बैठा हुआ रहता है और उनके मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन किया जाता है। क्या, इसी को कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट यानी खुद रिपोर्ट देना। सेल्फ रिपोर्ट आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जानकारी देना। तो रिपोर्ट का मतलब एक तरह से जानकारी देना अपने विश्वास के बारे में, विचार के बारे में, मतों के बारे में। सेल्फ मतलब होता है खुद, यानी सेल्फ रिपोर्ट मतलब होता है सेल्फ यानी खुद का खुद अपने से रिपोर्ट देना। सेल्फ रिपोर्ट खुद अपने से रिपोर्ट देना, खुद अपने से जानकारी देना अपने बारे में। तो उसी के अंतर्गत जो ये विधि है, इसी के अंतर्गत ये अपने जानकारी देता है, व्यक्ति अपना जानकारी देता है और इसके माध्यम से उसका जानकारी जो देता है, उसी जानकारी के माध्यम से मनोवैज्ञानिक गुण का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट विधि, ठीक है। तो तीसरा विधि हम लोग पढ़ लिए। चौथा विधि हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति अध्ययन यानी व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी। इस विधि में, इस प्रोसेस में या फिर इस मेथड में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा भौतिक पर्यावरण और उसके सामाजिक के संदर्भ यानी मनोसामाजिक के संदर्भ में यानी अंतर्गत उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसमें इच्छुक व्यक्ति महान व्यक्तियों के जीवन के केस स्टडी द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों से सीख प्राप्त करते हैं। यानी केस स्टडी एक ऐसा स्टडी है जिसमें क्या किया जाता है, ऐसा मेथड है जिसमें मनोवैज्ञानिक गुणों और भौतिक पर्यावरण उसके मनोसामाजिक के अंतर्गत उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास को मतलब स्टडी किया जाता है, पूरा ब्रीफली पढ़ा जाता है। जैसे कि गांधी जी के बारे में अगर मनोविज्ञान का अगर ये किया जाए, उनके अगर मनोविज्ञान के बारे में हम लोग कहेंगे कि मनोविज्ञान उनका गांधी जी का मनोविज्ञान कैसा था, उनका मनोवैज्ञानिक गुण किस लेवल का था, तो वहाँ क्या करेंगे, गांधी जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनका बुक का स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि गांधी जी के मतलब जो है मनोवैज्ञानिक गुण का मतलब मूल्यांकन करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी कहलाएगा, ठीक है। आगे आपका परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं, सॉरी ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्या करते हैं, ऐसे होगा ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण। इस विधि में इस व्यक्ति यानी इसमें व्यक्ति
या प्राकृतिक दशा में घटने वाली क्षणिक बर्ताव यानी तात्क्षणिक व्यापार परक यानी क्षणिक बर्ताव में 1 सेकंड का जो बर्ताव होता है कि व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यानी क्षणिक बर्ताव का व्यवस्थित, संगठित, वस्तुनिष्ठ तरीके से, वस्तुनिष्ठ यानी वैकल्पिक विधि से क्या किया जाता है, अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन विधि कहते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षण जो है, प्रेक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी जो समस्या है, इसमें व्यक्ति यानी इसकी समस्या क्या है कि इसमें स्थिति पर प्रेक्षक का बहुत कम नियंत्रण रहता है, बहुत कम कंट्रोल रहता है। ठीक है, टोटल कितना परीक्षण विधि की है, टोटल 5 परीक्षण पड़े, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन की विधि टोटल 5 विधि पड़े, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन, व्यक्तिगत अध्ययन, परीक्षण। ठीक है, काफी यूनिक है। और आगे हमको पढ़ना है कि ऑक्सफोर्ड शब्द के बारे में बताना है। क्या? ऑक्सफोर्ड। चलिए, ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश है यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है, देखिए ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को सीखने यानी लर्निंग, परफेक्शन करने यानी प्रिसीविंग, समझने यानी अंडरस्टैंडिंग और जानने यानी नोइंग की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। यानी समझने का योग्यता कितना है, जानने का योग्यता कितना है, सीखने का योग्यता कितना, इसी के रूप में, इसी को बेस मान करके क्या किया है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को परिभाषित किया, बुद्धि को डिफाइन किया, यानी इंटेलिजेंस को क्या किया, इंटेलिजेंस को क्या किया, मतलब डिफाइन किया। ठीक है, योग्यता के रूप में बुद्धि को क्या किया, क्या होगा, बुद्धि होगा, यानी बुद्धि को परिभाषित किया। ठीक है, तो यहाँ आगे आपको बताया जा रहा है कि अल्फ्रेड बिनेट यानी अल्फ्रेड बिने का, यानी यहाँ क्या है, बिने है या बिनेट है, अंग्रेजी में नाम, यहाँ क्या है, बिनेट, टी लगा हुआ, टी साइलेंट है। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट बुद्धि के विषय पर शोध करता है, शोध कार्य का मतलब क्या होता है, रिसर्च, यानी रिसर्च वर्क, शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, बिने ने बुद्धि को अच्छा फैसला लेने की योग्यता, अच्छा बोध की योग्यता यानी बोध करने यानी प्रकट करने की योग्यता, और अच्छा तर्क यानी आर्गुमेंट, यानी तर्क का मतलब क्या होता है, सुझाव, आर्गुमेंट कहते हैं इसको, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। यह आपको याद रखना है, ये चीज आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, यानी जो भी इंपॉर्टेंस है वही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, तो बिने ने बुद्धि को अच्छा फैसला लेने की योग्यता यानी एबिलिटी, अच्छा बोध करने की योग्यता यानी जो बोध यानी प्रकट करने की जो एबिलिटी रहती है, और अच्छा तर्क यानी आर्गुमेंट यानी सुझाव प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। कौन? बिने साहब ने। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है कि वेस्लर के अनुसार, वेस्लर कौन है भाई, ये सब नया नया नाम आ रहा है, तो वेस्लर कौन है, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का काम क्या होता है, मनोविज्ञान का स्टडी करना। तो वेस्लर के अनुसार, वेस्लर के मुताबिक बुद्धि व्यक्ति के वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक, क्या मतलब स्वविवेक, मतलब कि अच्छा विवेक से, विवेक का मतलब होता है सोच समझ, तो स्वविवेक चिंतन करके स्व उद्देश्य से व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने से समर्थ होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार, वेस्लर के अनुसार। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के सिद्धांत। आगे हम लोग अगला वीडियो जो आएगा बुद्धि के सिद्धांत आएगा, और अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था, और फर्स्ट वीडियो में जितने भी आप लोग को पढ़ाएगा सारे को नोट करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप नोट नहीं बना पाएंगे, अगर आप पीडीएफ से नहीं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वहां जाकर के आपको नंबर दे दिया गया है, नंबर से आप क्या करेंगे कि एक तरह से हम लोग को कॉल, एक तरह से वहां मैसेज करेंगे, मैसेज करके आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां आपको कंडीशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस से पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़े अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि क्या है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बुद्धि क्या है, ये सब पढ़े। और मूल्यांकन की विधि जो पढ़े, टोटल कितना विधि, 5 विधि पढ़े। कितना विधि, टोटल 5 विधि पढ़े। 5 विधि को आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा विधि पूछ दिए, वह पूछ देगा कि मूल्यांकन की यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन की 2 विधि का वर्णन करें, मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन की 3 विधि का वर्णन करें, या फिर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की विधि साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू का वर्णन करें। ठीक है, इसलिए आपको 5 विधि याद रखना। 5 विधि जो है काफी यूनिक है। और मनोवैज्ञानिक गुणों के जो कितना क्षेत्र है, कितना गुण है, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र होते हैं। कितना क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्र। अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तिगत मूल्य और बुद्धि। 5 इधर क्या क्षेत्र है, और 5 क्या बताए, विधि बताए। टोटल 10 चीज, 10 पॉइंट है, आपको काफी याद रखना। 10 पॉइंट है, काफी यूनिक पॉइंट है। ठीक है, स्थितिवाद, सिचुएशनिज्म क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता ये क्या होता है, परिचय हम लोग पढ़े थे। उसके बाद साइकोलॉजी हम लोग पढ़े थे। साइकोलॉजी किसको कहते हैं, तो ये फर्स्ट वीडियो था साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। तो जितने भी पढ़े आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, और दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी जो है यूट्यूब में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। यूट्यूब में जो है साइकोलॉजी कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो उनको भी ये कंटेंट मिलना चाहिए, वो भी कहीं भटकता होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जम करके शेयर कर दें। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।